कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में दो लोगों का रिएक्शन इतना अलग क्यों होता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। जैसे मान लीजिए दो लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। ठीक है। एक तो गुस्से से लाल हो रहा है, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है, और दूसरा एकदम शांत आराम से बैठा म्यूजिक सुन रहा है। हाँ, मतलब बाहर की सिचुएशन तो बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल। पर अंदर की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ये सब सिर्फ बाहरी हालात का खेल नहीं है, ये हमारे अंदर की एक बहुत गहरी चीज से जुड़ा है, जिसे संस्कार कहते हैं। हाँ, हमारे पास व्यक्तित्व की अदृश्य वास्तुस्तु कला यानी द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ पर्सनालिटी नाम का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है, और आज हम इसी में से निकले विचारों पर गहराई से बात करेंगे। अच्छा। हमारा मकसद है उस अदृश्य ताकत को समझना जो अनजाने में हमारे हर विचार, हर एहसास और हर एक्शन को कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल। और लेख में संस्कार को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। ये हमारे मन और भावनाओं पर पड़ी, आप कह सकते हैं, गहरी छापें हैं। छापे जैसे गीली मिट्टी पर कोई निशान बन जाता है ना, जैसे वैसे ही। और धीरे धीरे यही अनगिनत निशान मिलकर हमारे व्यक्तित्व का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। अच्छा, इसीलिए लेखक इसे हमारे जीवन की अदृश्य वास्तुकला या इनविजिबल आर्किटेक्चर कहता है, जो बाहर से दिखती नहीं पर हमारी पूरी जिंदगी उसी पर टिकी होती है। तो फिर चलिए इस इनविजिबल आर्किटेक्चर की ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये संस्कार, ये गहरी छापे आखिर आती कहाँ से हैं? देखिए, लेख के मुताबिक ये कई जगहों से इकट्ठा होती हैं। कुछ तो हमारे बचपन से आती हैं। हमारी परवरिश? हाँ, हमारी परवरिश कैसी हुई, हमारे माता पिता का आपस में व्यवहार कैसा था। फिर कुछ हमारे स्कूल और कॉलेज से, हमारी शिक्षा व्यवस्था से। समाज और कल्चर का भी असर होता होगा। बहुत बड़ा हाथ होता है। और बेशक जिंदगी के जो बड़े बड़े अनुभव होते हैं, अच्छे या बुरे, वो भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो ये सब बाहरी फैक्टर्स हो गए, पर लेख में एक बात पे बहुत जोर दिया गया है, और वो है दोहराव, रेपिटेशन। हाँ, और मेरे ख्याल से यही सबसे पावरफुल फैक्टर है। देखिए, बाहरी दुनिया तो हमें सिर्फ एक सुझाव दे सकती है ना? लेकिन हम जिस विचार को या जिस काम को बार बार दोहराते हैं, वही जाकर संस्कार बनता है। लेख में एक बहुत पुरानी कहावत का जिक्र है। कौन सी? अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वो शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वो कर्म बन जाते हैं। हाँ, सुना है मैंने। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वो आदत बन जाती हैं। और अपनी आदतों पर ध्यान दो क्योंकि वो तुम्हारा चरित्र बन जाती हैं। हाँ। और अपने चरित्र पर ध्यान दो क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। वाह, ये पूरी चेन रेपिटेशन की शक्ति पर ही तो आधारित है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी महसूस करते हैं, चिंता, खुशी, गुस्सा, वो असल में बाहरी दुनिया की वजह से उतना नहीं है जितना हमारे अंदर के इन संस्कारों के फिल्टर से आ रहा है। बिल्कुल। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और लेख में जो उदाहरण दिए हैं वो इसे और भी साफ करते हैं। सोचिए, एक इंसान है जिसके अंदर माफ करने का संस्कार गहरा है। ठीक है। कोई उसका दिल दुखाएगा भी तो वो शायद कुछ देर परेशान रहेगा, लेकिन फिर बात को मन से निकाल देगा। वो बोझ लेकर नहीं घूमेगा। और वहीं कोई दूसरा इंसान होगा जिसमें अहंकार का संस्कार मजबूत है। हाँ, उसे तो छोटी सी आलोचना भी पर्सनल अटैक लगेगी, और वो शायद कई दिनों तक उस बात को पकड़कर बैठा रहेगा। एग्जैक्टली। या कोई है जिसमें डर का संस्कार है। वो कोई भी नया काम करने से पहले 100 बार सोचेगा, रिस्क लेने से बचेगा। और जिसके अंदर विश्वास का संस्कार है, वो चुनौतियों को एक मौके की तरह देखेगा और पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। सिचुएशन पेक, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बाहर से नहीं, अंदर की प्रोग्रामिंग से आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि संस्कार क्या है और कैसे बनते हैं। लेख में आगे इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। हाँ, बिल्कुल। तो पहले पॉजिटिव संस्कारों के बारे में बात करते हैं। हाँ, पॉजिटिव संस्कार वो गुण हैं जो हमें अंदर से मजबूत और शांत बनाते हैं। लेख में धैर्य, करुणा, विनम्रता, ईमानदारी, अनुशासन, इन सबको पॉजिटिव संस्कारों की श्रेणी में रखा गया है। ये एक तरह से हमारी इनर स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। जब ये मजबूत होते हैं तो जिंदगी में अपने आप अच्छी चीजें आने लगती हैं। रिश्ते बेहतर होते हैं, मन में शांति रहती है और लंबे समय में सफलता भी मिलती है। ये हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, नेगेटिव संस्कार, जिन्हें लेख में आंतरिक दीमक या इंटरनल टर्माइट्स कहा गया है। आंतरिक दीमक? वाह,
ये हमारी एनर्जी को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। इनकी लिस्ट भी हम सब जानते हैं। गुस्सा, जलन, लालच, डर, आलस, अहंकार। दूसरों की बुराई करना, हर बात के लिए दूसरों को दोष देना। हाँ, ये सब। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये संस्कार इतने ही बुरे हैं, हमें अंदर से खोखला करते हैं, तो हम इन्हें पकड़कर क्यों रखते हैं? गुस्सा करके या किसी की बुराई करके किसी को क्या मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेख इसका जवाब देता है कि नेगेटिव संस्कारों से एक तरह की अस्थायी संतुष्टि या टेम्पररी सेटिस्फैक्शन मिलती है। अच्छा। गुस्सा जाहिर करके लगता है कि मन का बोझ हल्का हो गया, किसी की बुराई करके अपने ईगो को अच्छा महसूस होता है। ये एक तरह का इमोशनल जंक फूड है ना? हाँ बिल्कुल, खाने में मजा आता है पर सेहत के लिए जहर है। एग्जैक्टली। मतलब शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है पर लॉन्ग टर्म में नुकसान ही करता है। ये कैसा कर्ज है जिसका भुगतान तनाव, खराब रिश्तों और मानसिक अशांति के रूप में करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर ये संस्कार इतने गहरे और ऑटोमेटिक हैं, तो क्या हम बस इनके हाथों की कठपुतली हैं? क्या इन्हें काबू करने या इन्हें बदलने का कोई तरीका है? हाँ। मुझे लगता है स्रोत में मन और बुद्धि के बारे में जो कहा गया है वो इसका जवाब देता है। हाँ, यहीं पर यह चर्चा और गहरी हो जाती है। लेख हमारे अंदर के सिस्टम को दो हिस्सों में देखता है। एक है मन, द माइंड, और दूसरी है बुद्धि, द इंटेलेक्ट। मन और बुद्धि। मन का काम है महसूस करना। उसे जो अच्छा लगता है वो उसकी तरफ भागता है, जो बुरा लगता है उससे दूर भागता है। वो बस रिएक्ट करता है इम्पल्सिवली। और बुद्धि? बुद्धि का काम है सोचना, विश्लेषण करना और सही गलत में फर्क करना। वो डिस्क्रिमिनेट करती है। अब होता क्या है कि हमारे संस्कार पर्दे के पीछे से इन दोनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा। अगर हमारी बुद्धि कमजोर या अनट्रेन्ड है तो मन पुराने संस्कारों के हिसाब से जो चाहेगा वो करता जाएगा। गुस्सा आया चिल्ला दिया, आलस आया काम छोड़ दिया। मन ड्राइविंग सीट पर होता है। एक मिनट, लेकिन क्या हमेशा मन की सुनना गलत है? कभी कभी गट फीलिंग या इंट्यूशन भी तो मन से ही आती है। तो बुद्धि और मन के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, लेख ये नहीं कहता कि मन को दबा दो। वो कहता है कि बुद्धि को इतना मजबूत बनाओ कि वो मन के लिए गाइड बन सके। एक सारथी की तरह। हाँ बिल्कुल, एक सारथी की तरह जो घोड़ों यानी मन को सही दिशा दे। अगर बुद्धि मजबूत है तो वो मन के इम्पल्स पर सवाल उठाएगी। मन कहेगा गुस्सा करो, बुद्धि कहेगी रुको, क्या इससे मामला सुलझेगा या और बिगड़ेगा? ये एक पल का ठहराव ही बुद्धि को पावर देता है और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। इफ का मतलब है कि बदलाव का पहला कदम सेल्फ अवेयरनेस है। ये देखना कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है और मेरी बुद्धि क्या कह रही है। बिल्कुल। जब तक आप अपनी प्रोग्रामिंग को देख ही नहीं पाएंगे तब तक उसे बदलेंगे कैसे? तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इन गहरी जमी हुई आदतों को, इन संस्कारों को वाकई बदला जा सकता है या हम बस अपनी पुरानी कंडीशनिंग के साथ ही फंसे रहेंगे? और अच्छी खबर यह है कि लेख का जवाब है हाँ, इन्हें बिल्कुल बदला जा सकता है। संस्कार पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। ये सीखे गए पैटर्न है और जो कुछ भी सीखा जा सकता है उसे भुलाकर नया भी सीखा जा सकता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसके लिए लेखक ने कुछ शर्तें बताई हैं। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। सही कहा। इसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहली है जागरूकता, अवेयरनेस, अपने पैटर्न को बिना जज किए पहचानना। दूसरी है धैर्य, पेशेंस, क्योंकि सालों की आदतें एक दिन में नहीं जाती। और तीसरी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना। लेख में एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है। जैसे एक गहरे घाव को भरने में समय और देखभाल लगती है, वैसे ही गहरे संस्कारों को बदलने में भी रोज मरहम पट्टी करनी पड़ती है। बिल्कुल। ठीक है, तो थियोरी समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? क्या स्रोत कोई प्रैक्टिकल टूल किट या स्टेप्स देता है जिन्हें कोई आज से ही शुरू कर सकता है? हाँ, और यही इस लेख की सबसे अच्छी बात है। वो सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि 5 स्टेप टूल किट भी देता है। अच्छा, क्या है वो? पहला कदम है बिना जजमेंट के निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ देखना। ये तो बहुत पैसिव लगता है। सिर्फ अपने गुस्से को देखने से वो चला कैसे जाएगा? ये पैसिव नहीं बल्कि बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशन या विचार उठे, जैसे गुस्सा, जलन या डर, तो उसे दबाने या उस पर एक्ट करने के बजाय बस एक साइंटिस्ट की तरह उसे देखो। अच्छा, गुस्सा आया है, शरीर में क्या हो रहा है, सांसें तेज हो गई हैं, मुट्ठियां भींच रही हैं, खुद को बुरा या अच्छा कहे बिना बस देखना।
लेखक कहता है कि जिस चीज पर जागरूकता की रोशनी पड़ती है वो अपनी ताकत खोने लगती है। दिलचस्प है। दूसरा कदम क्या है? दूसरा स्टेप है प्रतिक्रिया से पहले रुकना, पॉज बिफोर रिएक्शन। जब कोई हमें प्रोवोक करता है तो फौरन जवाब देने के बजाय बस 1 सेकंड के लिए रुकना। लेख में एक बहुत गहरी लाइन है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के फासले में ही हमारी आजादी छिपी है। वो एक पल का पॉज ही बुद्धि को कंट्रोल लेने का मौका देता है। वाओ, ये लाइन तो बहुत पावरफुल है। मुझे वो टिपिकल कॉर्पोरेट ईमेल याद आ गया जिसे पढ़कर खून खौल जाता है और उंगलियां कीबोर्ड पर कुछ तीखा जवाब टाइप करने को तैयार हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। वो एक पल का ठहराव शायद कितनी नौकरियों को बचाता होगा, पर यह करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इस पॉज को आदत कैसे बनाया जाए? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजों से। फोन पर नोटिफिकेशन आते ही उसे चेक करने से पहले 5 सेकंड रुकें। किसी ने ट्रैफिक में कट मारा, हॉर्न बजाने से पहले एक गहरी सांस लें। अच्छा, ये छोटी छोटी पॉज मसल की ट्रेनिंग है जो धीरे धीरे बड़ी सिचुएशन में भी काम आती है। ठीक है। तीसरा कदम ज्यादा एक्टिव है, विचारों को सचेत रूप से बदलना, कॉन्शियस थॉट रिप्लेसमेंट। ये अपने मन की बातचीत को बदलने जैसा है। मतलब? जैसे ही आप खुद को कोई नेगेटिव कहानी सुनाते हुए पकड़ें, उसे तुरंत एक बेहतर कहानी से बदल दें। कोई उदाहरण देंगे? जैसे मन में विचार आया, मैं कभी नहीं बदल सकता, इसे तुरंत काटना और कहना है, मैं बदलना सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। या विचार आया, सब लोग मतलबी हैं, इसे बदलें, लोग अपने अपने संस्कारों के हिसाब से व्यवहार करते हैं, मुझे इसे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है जहां आप सच्चाई को नकार रहे हैं। ये एक ज्यादा समझदार और मजबूत पर्सपेक्टिव को चुनना है। और चौथा कदम संगत के बारे में है ना? सत्संग। हाँ, यानी सही संगत, राइट कंपनी। लेखक कहता है कि हमारा वातावरण हमारी आंतरिक दुनिया को बहुत गहराई से आकार देता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। सही बात है। वहीं अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो सीखते हैं, ग्रो करते हैं और पॉजिटिव रहते, तो उनकी एनर्जी आपको भी ऊपर उठाएगी। और आज के डिजिटल जमाने में संगत का मतलब सिर्फ लोग नहीं, बल्कि वो कंटेंट भी है जो हम कंज्यूम करते हैं। कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से पॉडकास्ट सुनते हैं, सोशल मीडिया पर किसे फॉलो करते हैं। बिल्कुल। और आखिरी 5वां कदम, दैनिक आंतरिक स्वच्छता, डेली इनर हाइजीन। जैसे हम रोज नहाकर शरीर साफ करते हैं, वैसे ही मन की रोजाना सफाई भी जरूरी है। दिन भर में दुनिया का बहुत सारा मानसिक कचरा हमारे अंदर जमा हो जाता है। उसे साफ करने के लिए रोज कुछ मिनट का समय निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए मौन रखना, ध्यान करना, कुछ अच्छा पढ़ना या बस 5 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना, ये सब इनर हाइजीन के तरीके हैं। ये 5 कदम सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लग रहे हैं। तो अगर कोई इन्हें अपनी जिंदगी में उतारता है तो वो धीरे धीरे अपनी अदृश्य वास्तुकला को बदल सकता है। बिल्कुल। और जब हम इसे और बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखते हैं तो लेख संस्कारों को कर्म और भाग्य के गहरे सिद्धांत से जोड़ता है। अच्छा, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि एक सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन है। हमारे गहरे संस्कार हमारे कर्मों को दिशा देते हैं। ठीक है। हम जो कर्म करते हैं उनका एक नतीजा यानी फल मिलता है, और वही फल हमारे भविष्य के अनुभव बन जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में भाग्य या डेस्टिनी कह देते हैं। तो पूरी चेन हुई, संस्कार से कर्म, कर्म से फल और फल से भाग्य। तो इसका मतलब अगर हम इस चेन की शुरुआत को ही बदल दें, यानी अपने संस्कारों को बदल दें, तो हमारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। वाओ, एग्जैक्टली। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। लेख कहता है, अपने संस्कार बदलो और तुम्हारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। इसका मतलब है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। हम अपने रिस्पॉन्स के रचयिता हैं। ये बहुत एम्पावरिंग सोच है, पर लेख में एक आध्यात्मिक पहलू का भी जिक्र है जो इस पूरी समझ को एक और लेवल पर ले जाता है। वो विचार कि आप मन नहीं है, आप संस्कार नहीं है, आप इन दोनों के दृष्टा हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों से जोड़कर देखते हैं, मैं गुस्सैल हूं, मैं एक डरपोक इंसान हूं, तब तक हम उनके गुलाम रहते हैं। लेकिन जिस पल हम ये महसूस करते हैं कि मैं वो हूं जो इस गुस्से को देख रहा है, या मैं वो चेतना हूं जो इस डर को महसूस कर रही है, उसी पल एक दूरी बन जाती है। मतलब मैं अपनी भावनाओं से अलग हो जाती हूँ। आई एम नॉट माई एंगर, आई एम द वन वॉचिंग द एंगर। बिल्कुल। और जैसे ही आप देखने वाले यानी ऑब्जर्वर बन जाते हैं,
उन संस्कारों की आप पर पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब आपके हाथ में शक्ति आ जाती है कि आप उन्हें बदलें या ना बदलें। जागरूकता के बढ़ने से संस्कारों का ऑटोमेटिक कंट्रोल कम हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हमारा व्यक्तित्व कोई हादसा नहीं है। ये सालों की हमारी आंतरिक कंडीशनिंग, हमारे चुने हुए और अनजाने में अपनाए गए संस्कारों का नतीजा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिंदगी हमसे परफेक्शन नहीं मांगती, वो बस प्रोग्रेस मांगती है। हर दिन एक मौका है कि हम अपने नेगेटिव पैटर्न को थोड़ा कमजोर करें और पॉजिटिव गुणों को थोड़ा और मजबूत करें। सही कहा। और जैसा कि लेख के आखिरी संदेश में कहा गया है, आपका व्यक्तित्व दुनिया के लिए आपका मुख्य परिचय है। सुनिश्चित करें कि ये शांति, शक्ति और ज्ञान की भाषा बोलें। और अंत में श्रोताओं को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं जो स्रोत की ही एक बात पर आधारित है। जरूर। लेख में एक जगह जिक्र है कि बच्चे हमारी सलाह नहीं सुनते, वे हमारे व्यवहार को देखते हैं और उसे सोख लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हर दिन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों, अपने बच्चों, अपने सहकर्मियों, अपने दोस्तों के लिए कौन सी अदृश्य वास्तुकला बना रहे हैं जो हमें देखकर सीख रहे हैं।